हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अपने जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 7 का साइंस का पहला चैप्टर का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। तो जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अभी पहले पार्ट का लिंक दिया है, उसको जा करके देखेंगे। पहले पार्ट का जो देखने के बाद, पहला पार्ट देखने के बाद आप अगर इस पार्ट को देखते हो, इस क्लास को देखते हो, तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला चैप्टर जो क्लास 7 का जो चल रहा था साइंस का, तो उसका पहला चैप्टर था, उसका नाम था पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण का इसका हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक दिया हुआ है, पहला पार्ट देख लीजिए। उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हमने जो अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम आज जानते हैं। तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। तो बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनके थ्रू जो प्रकाश के, जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे जो ऊर्जा होती है उसको ऑब्जर्व करने में उनकी सहायता करता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें है कि अन्य रंग की पत्तियां होती है हरे रंग के अलावा, उनमें भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे हरे रंग की पत्तियां नहीं होती, जो अन्य अन्य कलर की पत्तियां होती है जैसे लाल, भूरे रंग की, इनमें भी होता है, पर क्लोरोफिल को हरे रंग को ढक लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या हो जाता है, उससे कवर्ड हो जाता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। पर लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इन पत्तियों में भी होती है। ठीक है बच्चों, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो पादपों के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो अन्य खाद्य पदार्थ उनका संश्लेषण कैसे होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया कि जीवों के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। और जो हम दैनिक जीवन के जितने भी दैनिक क्रिया, डेली के जितने भी कार्य करते हैं, तो उनको कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा जो मिलती है कहाँ से मिलती है, जो अपने भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उससे अपने को ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, इनसे क्या ये बनता है। ठीक है, इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। तो इनके अंदर होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ये तत्व होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो इनका अंदर जो होता है, जो अन्य घटक होते हैं भोजन के, उनका भी इनसे संश्लेषण होता है। प्रोटीन, अब प्रोटीन का हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन शरीर की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। प्रोटीन का जो तत्व वो होता है, मेन पदार्थ क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन पदार्थ होता है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ होता है प्रोटीन के अंदर। ठीक है बच्चों, पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं इनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। ठीक है बच्चों, तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं जो मिट्टी के अंदर होती हैं। तो मिट्टी के अंदर कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल के अंदर गैस होती है, तो बच्चों वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस होती है 78% कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। तो गैसीय नाइट्रोजन को बहुत सारे जीवाणु होते हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो ये जीवाणु क्या काम करते हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग उस उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। जो गैसीय नाइट्रोजन होती है तो बहुत सारे जीवाणु ये काम करते हैं और उसको गैसीय इसमें क्या नाम है, नाइट्रोजन में परिवर्तित करके
और मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसके अंदर क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जो ये जो नाइट्रोजन निर्मुक्त की जाती है इन जीवाणुओं के द्वारा, तो जल के द्वारा, जब जल जड़ें होती हैं जो पेड़ पौधों की, तो जल के द्वारा बहुत सारे खनिज लवणों का अवशोषण करती है ना, और फिर तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इनको अवशोषण करके और पत्तियों तक पहुंचा देती है। तो इस प्रकार पेड़ पौधों के अंदर नाइट्रोजन मिलती रहती है इनको। जो ये जीवाणु होते हैं विशेष प्रकार के, ये गैसीय नाइट्रोजन को पेड़ पौधे उसमें नाइट्रोजन में बदल करके और मिट्टी में प्रवाहित कर देते हैं, और मिट्टी से जो जड़ें होती हैं उनको अवशोषण कर लेती हैं जल के रूप में, और जल के अंदर घुल करके ये पेड़ पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। और जो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें ये उपयोग होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी हैं? तो पादपों में पोषण की और कौन कौन सी विधि है? स्वपोषी और विषमपोषी, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे परपोषी, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। कुछ पादप होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोही रहते हैं, जिस पर वे चढ़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिस पर आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर ये अंबर बेल चढ़ी हुई है, तो ये जो पेड़ है जिस पर ये बेल चढ़ी हुई है, तो वो तो क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। परपोषी का मतलब होता है जो दूसरे पेड़ पौधों को क्या देता है, पोषण देता है, तो वो क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। तो ये जो पेड़ है जो जिस पर अंबर बेल चढ़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। जिस पादप पर अंबर बेल को चढ़ता है वो पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है बच्चों, परजीवी, अब परजीवी क्या कहलाते हैं, वे पादप जो परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे अंबर बेल है, इस पेड़ पर चढ़ी हुई है, ठीक है, इस पेड़ पर फैली हुई है पूरी तरह से, तो ये अंबर बेल होती है, अपना भोजन स्वयं तो तैयार करती नहीं है, जिस पेड़ पर ये फैली हुई है उसी से अपना भोजन प्राप्त करती है, तो ये क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, मतलब कि दूसरे पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। अंबर बेल पादप परजीवी है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करती है। परपोषी मतलब दूसरे को पोषण देने वाला, और परजीवी मतलब दूसरे अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाले। ठीक है बच्चों, अब है कीट बक्सी पादप। कुछ पादप कैसे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे, कुछ पादप आपने देखे होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जंगल के अंदर, तो वो कीट, जो पक्षी होते हैं ना, कीट होते हैं छोटे छोटे, इनको भी भक्षण कर लेते हैं इनका। तो कीट बक्सी पादप कौन से होते हैं, कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीट बक्सी पादप कहलाते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सेंडुल कीट बक्सी पादप है। कीट बक्सी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं। जितने भी कीट बक्सी पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं। घटपर्णी और कीट बक्सी पादप, तो घटपर्णी एक पौधा होता है जो क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है। इस घड़े के समान, इसकी जो घटपर्णी होता है, इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना होती है। वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरण भाग है, जो घट के समान है, घड़े के समान है, इसकी पत्ती की जो संरचना होती है ना, तो घड़े के समान हो जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? तो पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। जो पत्ते का जो शीर्ष ऊपर का भाग होता है वो घड़े का ढक्कन नुमा आकृति बना देता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जो बहुत सारे इसके अंदर रोम होते हैं, जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच वो फंस जाता है। जैसे कोई कीट पक्षी आएगा और इस घड़े के अंदर फंस जाएगा, तो घड़े में फंस जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वो पाचन कर लिया जाता है इसके पेड़ के द्वारा। घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन कर जाते हैं, उनका डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है घटपर्णी कीट बक्सी पादप, कीटों का भी भक्षण कर जाता है। अब होते हैं मृत जीवी पोषण। एक ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों के से पोषक प्राप्त करते हैं, मृत जीव पोषण कहलाते हैं। जैसे जो ये होती है आपकी, क्या नाम है, मशरूम होती है, ये क्या होती है, मृत जीवी कहलाती है। वो जीव जो मृत एवं सड़ी गली पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जीव, कवक या फंजाई, इनकी पोषण प्रणाली अथवा जो जीव होते हैं कवक या फंजाई, जो बारिश के मौसम के अंदर ये बहुत सारे पैदा हो जाते हैं जंगल के अंदर, तो इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि कैसे होती है, भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं
जैविक पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण या विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं ये, इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। जो जीव होते हैं, कवक और फंजाई होते हैं, इनकी सबसे डिफरेंट प्रकार की पोषण पोषण प्रणाली होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं के सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, कुछ पाचक रस छोड़ते हैं। ठीक है, जो वस्तु होती है, जैविक पदार्थ होते हैं, उनके सतह पर कुछ पाचक रस छोड़ते हैं तथा उसे साधारण या विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। विलय पदार्थ होते हैं उनके रूप में बदल देते हैं। तत्पश्चात वे विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। सहजीवी संबंध, कुछ जीव क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन, जो लाइकेन होता है, जो कवक और फंजाई होता है, शैवाल होता है, उसका क्या होता है, ये योजक कड़ी होती है इन दोनों के बीच में। तो सहजीवी का संबंध का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आदमी है, जैसे आप हो, ठीक है, आपके पास कुछ सामान है खाने का, ठीक है, तो आपके पास एक रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है, लेकिन आपको पास बनाने की चीज वो नहीं है, बनाने का जो मसाले वगैरह तेल उल ये होते हैं ये नहीं है। तो आप क्या करोगे, दूसरे व्यक्ति को क्या बोलोगे कि तू अपना बनाने का सामान दे मेरे को और मैं अपनी कच्ची सामग्री देता हूँ, तो दोनों मिल करके बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, दोनों की पार्टनरशिप हो जाती है, सहजीवी हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। एक दूसरे की चीजों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, जैसे रहने के आवास को, खाने पीने की चीजों को, ये क्या करते हैं, साझा करते हैं एक दूसरे से। जो उसके पास है वो उसको देता है और जो उसके पास है वो उससे शेयर करता है। तो दोनों एक दूसरे की चीजों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, खाने पीने की और रहने की चीजों को। तो ये क्या कहलाते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। लाइकेन कही जाने वाली कुछ जीव में दो भागीदार होते हैं, इसमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। ठीक है बच्चों, तो शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है, जो कवक होता है तो शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है, और जो शैवाल क्या करता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करता है और कवक को भोजन अवेलेबल करवाता है, पोषक उपलब्ध करवाता है। तो इसलिए ये अपने आस में ये एक को रहने के लिए आवास दे रहा है, ये एक रहने के लिए भोजन दे रहा है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, सहजीवी, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सहजीवी संबंध कहलाएंगे, सहजीवी जीव कहलाएंगे। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। जो मृदा होती है, इनके अंदर पोषक पदार्थ पेड़ पौधों के द्वारा सतत रूप से और लगातार रूप से अवशोषित करते किए जाते रहते हैं। तो ये इनकी पूर्ति कैसे होती है, पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम गेहूं उगाते हैं या बहुत सारी चीजें उगाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है, वो भूमि होती है जो अनुपजाऊ होने लगती है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ उर्वरक डालते हैं या खाद मिलाते हैं, देसी खाद मिलाते हैं। आजकल जो फर्टिलाइजर, जो रासायनिक खाद आ रहे हैं, तो उससे भी मृदा की क्या हो रही है, उर्वरक क्षमता बहुत कम हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होती है, जब इनको उर्वरक की या पोषकों की मृदा को आवश्यकता होती है, तो उसमें उर्वरक या खाद मिलाया जाता है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान है, तो हम केवल पादपों को उगा सकते हैं। तो बहुत सारे पादप होते हैं, तो उनकी अलग अलग प्रकार की अलग अलग मिट्टी और अलग अलग जो उनकी होती है खाद या इस तरह की, तो अलग अलग प्रकार की उनकी क्या होती है, प्रकृति होती है, अलग अलग तरह की उनकी मिट्टी या हर प्रकार के उनके संरचना होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की अपनी क्लास। कैसी लगी क्लास आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास का जो अपना सवाल है ये है, क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर खटमल परजीवी हैं। जो मच्छर अपने को काटते हैं, खटमल होते हैं, क्या वो परजीवी हैं। तो इसका इसे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है बच्चों, तो कोरोना वायरस बच्चों चल रहा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, घर पर रहना है, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है। बच्चों, लास्ट तक क्लास को देखने के लिए और अंत तक क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद दोस्तों।